शुरू करें। इन दी एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कस कर रहे थे आपसे आपसे मैंने डिस्कस किया था। यस, कुछ इंडेक्सेस के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था। सम ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स आई हैव डिस्कस्ड, लाइक कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी थी। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट आपके पास में आएगा, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको लास्ट में प्रैक्टिस। इन दी एंड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट अपना आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आंसर करना जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, आप एक आंसर करिएगा जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं जरा, एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। हाँ, क्वेश्चन है, देखो जरा, मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, आप आंसर करिएगा उसका। सॉइल प्रॉपर्टी, इधर है सॉइल प्रॉपर्टी, दिस साइड ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है, इधर क्या दे रखा है आपको, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, डब्ल्यू पी, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स का। ठीक है, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, 0.50, 0.23, 0.50, 0.23, देन है 0.49, 0.49, 0.43, 0.47, इधर है 0.26, 0.21, 0.17, ये कंडीशंस हैं। तो ये आपको क्या दे रखा है, सॉइल दे रखा है यहाँ पे, 4 सॉइल आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने, फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दे हैव गिवन। इधर क्या है, ये सॉइल ए है, सॉइल बी है, सॉइल सी है, सॉइल डी है। इन डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए आपको लिक्विड लिमिट बता रखा है, प्लास्टिक लिमिट बता रखा है। ठीक है, लिक्विड लिमिट बताया हुआ है आपको, प्लास्टिक लिमिट बताया हुआ है, लिक्विड लिमिट बताया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट बताया हुआ है। आपको आंसर क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये टेबल बना के आप एक स्टेटमेंट नोट करो इस क्वेश्चन का, कि आपको बताना क्या है यहाँ पे। ये टेबल नोट कर लीजिए सब लोग, उसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा जरा। यहाँ पे आपको बताना है कि, आपको बताना है कि which of the following soil, which of the following soil has more clay particles, which of the following soil has maximum clay particles, ये आपको आंसर करना है। which of the following soil has maximum clay particles, which of the following soil has maximum clay particles, ये आपको आंसर करना है। which of the following soil has higher clay particles, सॉइल बी, सॉइल बी। हाँ, बाकी और किसी का आंसर आ रहा है, सॉइल बी। ओके, सो बी आ रहा है आंसर सबका ना।
आंसर क्या आ रहा है सब लोगों का? बी आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका सबका ठीक है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। नाउ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें कॉन्सेप्ट जो मेनली है इस क्वेश्चन में, उसके बारे में मेनली डिस्कस करते हैं कि भाई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो बोलना क्या चाहते हैं। आपसे जो क्वेश्चन है बेसिकली उसमें बोलना क्या चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा क्या है यहाँ पे। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मैक्सिमम क्ले पार्टिकल्स। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी सॉइल के पास में मैक्सिमम क्ले पार्टिकल्स अवेलेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मैक्सिमम क्ले पार्टिकल्स, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिएगा जरा क्या है। मैं आपसे ये पूछूं कि सपोज आपके पास में सैंड है, सपोज आपके पास में ग्रेवल है, सपोज आपके पास में सैंड है, आपके पास में ग्रेवल है, आपके पास में क्ले है। इनमें से तीनों में, इन तीनों में सबसे मैक्सिमम प्लास्टिसिटी बिहेवियर कौन सा सॉइल शो करेगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर कौन सा सॉइल शो करेगा? क्ले। यस, क्ले इनमें सब में ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करेगा। क्ले इनमें सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लेटर सपोज आपके पास में सैंड सैंड है, आपके पास में ग्रेवल है, आपके पास में सिल्ट है एंड आपके पास में क्ले है। अब मैंने यहाँ पे सिल्ट भी डाल दिया, तो सिल्ट भी अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अब मुझे ये बताओ, अब चार सॉइल आ गया आपके पास, सैंड आ गया, ग्रेवल आ गया, सिल्ट आ गया, क्ले आ गया। इनमें सबसे मैक्सिमम प्लास्टिसिटी बिहेवियर कौन शो करता है? सबसे मैक्सिमम प्लास्टिसिटी बिहेवियर कौन सा शो करेगा? बोलो। क्ले शो करेगा। यस, सो मैक्सिमम क्या होगा? क्ले ही शो करेगा। ऑब्वियसली आपसे बात करी हुई थी कि भाई ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड है मेनली, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए मेनली वैलिड है, फाइन ग्रेन सॉइल में भी स्पेशली क्ले के लिए। तो क्ले अगर आप इन सारों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल्स के बारे में बात करो ना, सैंड्स कंसिडर करो आप, सिल्ट कंसिडर करोगे आप, ग्रेवल कंसिडर करोगे आप एंड क्ले कंसिडर करोगे, इन चारों में सबसे जो मैक्सिमम प्लास्टिसिटी का बिहेवियर होता है वो होता है आपका क्ले के पास में। जो मैक्सिमम प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करता है वो शो करता है आपका क्या? क्ले शो करता है। तो मुझे ये बताओ, अगर अगर किसी सॉइल में क्ले का परसेंटेज ज्यादा है, अगर किसी सॉइल में क्ले का परसेंटेज ज्यादा है मतलब उस सॉइल के पास प्लास्टिसिटी बिहेवियर ज्यादा है। किसी सॉइल में अगर सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि किसी कोई सॉइल है जिसमें कि क्ले काफी ज्यादा है, क्ले ज्यादा होगा अगर, तो क्या उसमें प्लास्टिसिटी बिहेवियर ज्यादा होगा उस सॉइल में? अगर क्ले ज्यादा है तो क्या उस सॉइल में प्लास्टिसिटी बिहेवियर ज्यादा होगा? तो अगर उस सॉइल में प्लास्टिसिटी बिहेवियर ज्यादा होगा, प्लास्टिसिटी बिहेवियर को आप किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हो? प्लास्टिसिटी बिहेवियर को आप किसके बेस पे रिप्रेजेंट करते हो? कौन सा पैरामीटर यूज करते हो प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए? आईपी को शो करते हो, प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए आप आईपी को शो करते हो, आईपी को यूज करते हो। मैं अगर आपसे ये कहूँ अगर सॉइल का आईपी ज्यादा है, अगर सॉइल का आईपी ज्यादा है, अगर सॉइल का आईपी ज्यादा है, दैट मीन्स क्या उसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होगा? क्ले ज्यादा, आपने बोला प्लास्टिसिटी ज्यादा, प्लास्टिसिटी ज्यादा मतलब आईपी ज्यादा। तो मैं अगर ये कहूँ कि आईपी अगर किसी सॉइल का ज्यादा है तो क्या उसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। उस सॉइल में क्या होगा? क्ले पार्टिकल ज्यादा होगा। सो यहाँ पे आप क्या करोगे कि किस सॉइल में क्ले पार्टिकल मैक्सिमम निकल के आ रहे हैं आपके पास में, इस चीज को शो करने के लिए आप प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का यूज करोगे। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का यूज करोगे, क्ले ज्यादा, आईपी ज्यादा, आईपी ज्यादा, क्ले ज्यादा, क्ले कम, आईपी कम, क्ले कम, आईपी कम। या फिर आप ये कह दो आईपी कम मतलब सिल्ट ज्यादा। आप ये भी बोल सकते हो कि आईपी कम होने का मतलब है सिल्ट ज्यादा, आईपी ज्यादा होने का मतलब है क्ले ज्यादा, आईपी ज्यादा होने का मतलब है सिल्ट कम, आईपी कम होने का मतलब क्या है? क्ले कम है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट जस्ट समझना था। यहाँ पे जस्ट एक ही ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट था आपके पास में क्या। सॉल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो क्या बताया मैंने आपको? क्ले ज्यादा मतलब प्लास्टिसिटी ज्यादा, प्लास्टिसिटी ज्यादा मतलब आईपी ज्यादा। बस यही एक मेन पॉइंट था इसमें। अब चेक करके देख लीजिए, चारों सॉइल को चेक कर लो। आईपी ए, आईपी बी, आईपी सी एंड आईपी डी। आईपी होता क्या है? आईपी होता है आपका डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आईपी ए कितना आ रहा है आपके पास में? आईपी ऑफ ए कितना आ रहा है? आईपी ए कितना आ रहा है? 27, 0.27 आ रहा है, 0.27 आ रहा है। बी कितना आ रहा है? बी आ रहा है आपके पास में 0.32। यस, 0.32 आ रहा है। सी कितना आ रहा है? सी आ रहा है आपके पास में पॉइंट 22, पॉइंट। डी कितना आ रहा है आपके पास में? डी आ रहा है 0.21, पॉइंट
21 आ रहा है, 0.21 आ रहा है जस्ट। तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे इन सबका, तो सॉइल बी के लिए आपका आईपी का वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम निकल के आ रहा है। सो मतलब सॉइल बी में क्या है, मैक्सिमम क्ले पार्टिकल, मैक्सिमम क्ले फ्रैक्शन आपका प्रेजेंट है। सॉइल बी में जो है आपका मैक्सिमम क्ले फ्रैक्शन प्रेजेंट है। जस्ट आपको ये पॉइंट एक दिमाग में रखना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो सेम प्रॉपर्टी आपने अभी डिस्कस की ना, कि क्ले ज्यादा मतलब प्लास्टिसिटी ज्यादा मतलब आईपी ज्यादा, आईपी ज्यादा क्ले ज्यादा प्लास्टिसिटी ज्यादा, यही सेम प्रॉपर्टी आप यूज करोगे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल्स। जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉइल्स का कि क्या सिंपल आप सॉइल को दोगे, तो यही सेम प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। दिस सेम प्रॉपर्टी वी विल बी यूजिंग। ये सेम प्रॉपर्टी जो है वो हम आपसे आगे डिस्कस कराएंगे। यही सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे आगे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। इन दी एंड जस्ट एक नोट लिख लो आप इसी में, एक नोट करके लिखिएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है सबको, एक क्वेश्चन आपको सबको क्लियर है, जैसे एक नोट लिख लो आप लास्ट में। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर तो आ जाएगा बी आ जाएगा आंसर इसका ना, सॉइल बी आ जाएगा आंसर। जैसे एक नोट लिख लो लास्ट में, एक नोट लिखिएगा, हाईएस्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स high plasticity index is observed in clay soil, is observed in clay soil. Higher लिखो इसमें, higher plasticity index is observed in clay soil. Higher plasticity index is observed in clay soil as compared to silt. As compared to silt. Higher plasticity index is observed in clay soil. In clay soil, higher plasticity index is observed in clay soil as compared to silt. As compared to silt. As compared to silt. Higher plasticity index is observed in clay soil as compared to silt. Higher plasticity index is observed in clay soil as compared to silt. So higher IP, so higher IP value, higher IP value. So higher IP value more is the higher IP value more is the higher IP value more is the so higher IP value more is the clay sized fraction, more is the clay sized fraction. So higher IP value more is the clay sized fraction, more is the clay sized fraction. So higher IP value more is the clay sized fraction, more is the clay sized fraction, more is the clay sized fraction, more is the clay sized fraction. बताओ एक बार ये सब लोग मुझे बताओ कि ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक बार बता दो सब लोग कि सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलिए, तो ये सबको पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है आप सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, वी विल आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओवन ड्राई सॉइल हैज, ओवन ड्राइड सॉइल हैज, oven dried soil has a oven dried soil has a oven dried soil has oven dried soil has weight of oven dried soil has weight of oven dried soil has oven dried soil has weight of 430 weight of 430 gram. Oven dried soil has weight of 430 gram, weight of 430 gram, and volume 250 cc, and volume 250 cc, and volume 250 cc. ठीक है, जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.70, जी की वैल्यू आपके पास में 2.70, जी की वैल्यू आपके पास में 2.70, जी इज इक्वल टू 2.70, जी दे रखा है आपको 2.70। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, व्हाट इज द वाटर कंटेंट, व्हाट इज द वाटर कंटेंट, व्हाट इज द वाटर कंटेंट, what is the water content when the soil becomes fully saturated, what is the water content when the soil becomes fully saturated, what is the water content when
the soil becomes fully saturated. What is the water content when the soil becomes fully saturated without any change in its volume, without any change in its volume, without any change in its volume, without any change in its volume. करिए कैलकुलेट जरा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम. बताओ जरा आंसर क्या होगा. करो कैलकुलेट. 0.211 आंसर आ रहा है आपका. 0.211 आ रहा है. सो आंसर आ रहा है आपका 0.211 आ रहा है. आंसर आ रहा है आपका 0.211 आ रहा है. 0.211. आ रहा है आंसर आपका कितना. 0.211 निकल के आ रहा है आंसर आपका. बाकी और किसी का आ रहा है आंसर. और किसी का आंसर आ रहा है. और किसी का आंसर आया. और किसी का आंसर आ रहा है. एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक ना. 0.267. 0.267. हिमांशु आपका आंसर आ रहा है 0.267. आपका आंसर आ रहा है 0.267. आपका आंसर आ रहा है 0.211. ओके चलिए. सो आई थिंक ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम आपको मैंने दे दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए ना. इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, देखो जरा क्या करना है इसमें. देखिएगा जरा यहाँ पे क्या करना है. आपको क्या दिया है क्वेश्चन में. आपको दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में दिया है एन ओवन ड्राइड सैंपल हैज अ वेट ऑफ 430 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 250 सीसी एंड अ वॉल्यूम ऑफ 250 सीसी. जी की वैल्यू इतना दे रखा है आपको. तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी वाटर कंटेंट व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड विदाउट एनी चेंज इन द वॉल्यूम. वो वाटर कंटेंट जिस समय पे सॉइल आपका पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगा बिना कोई वॉल्यूम में चेंज हुए, उसकी वैल्यू आपको बतानी है. उस वाटर कंटेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. क्लियर है. देखिएगा जरा क्या करना है. देखो जरा यहाँ पे आपको क्या निकालना है. वाटर कंटेंट निकालना है. आपका मेनली टास्क क्या है. बेसिकली वाटर कंटेंट निकालना. ठीक है. व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड. क्वेश्चन में इसने क्लियर कट बोला है. इसमें क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड. व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड, ये इसने क्वेश्चन में आपको क्लियर कट बोल रखा है कि व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड. अगर ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड, व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड, इसका मतलब मुझे आप ये बताओ एस कितना हो रहा है. व्हेन द सॉइल बिकम्स फुली सैचुरेटेड, एस का मतलब कितना है. एस एस कितना हो गया. 1 हो गया ना. एस हो जाएगा आपके पास में 1. एस हो जाएगा आपके पास में कितना. 1 हो जाएगा. सो एस आपके पास में 1 है. जी आपको दे रखा है किसी तरह से. जी आपको दे रखा है 2.70. 2.70. आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है. आपको पता है एस आपको पता है, जी आपको पता है, डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है. इफ एनी हाउ अगर आप ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो. तो मुझे ये बताओ एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अप्लाई करा के क्या आप वाटर कंटेंट की वैल्यू पता कर दोगे. यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे.
हो जाएगा। जस्ट आपको मेन काम आपके पास में क्या अवेलेबल, मेन काम आपको करना क्या है, जस्ट आपको ये जी की डब्ल्यू की वैल्यू, अगर डब्ल्यू आपको पता करना था तो अगर आप यहाँ पे ई को पता कर लो तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है। भाई जी आपको पता है, एस आपको पता है, ई आपको निकालना है, डब्ल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। सो उसके लिए इसने आपको जानकारी दे रखी है क्या, कि इसने आपको दिया है कि एक ओवन ड्राइड सैंपल है जिसका वेट कितना है 430 ग्राम है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर एक ओवन ड्राइड सैंपल है, ओवन ड्राइड सैंपल का मतलब आप समझते हो कि सैंपल कैसा है, ड्राइड है, ड्राई कंडीशन में सैंपल है। ओवन ड्राइड बोलने का मतलब क्या है, ओवन ड्राई बोलने का मतलब क्या है कि आपका सैंपल कैसी कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट है। तो मुझे अगर ये बताओ अगर सैंपल ड्राई कंडीशन में है तो जो इसमें ये वेट दे रखा है ना 430 ग्राम, ओवन ड्राइड कंडीशन में सैंपल था, ड्राई कंडीशन में सैंपल है, तो ये जो इसने वेट दे रखा है आपको 430 ग्राम, ये एक्चुअली में किसका वेट है, ये एक्चुअल में किसका वेट है, ये सॉलिड्स का वेट है। ये किसका वेट है, एक्चुअल में सॉलिड्स का वेट है, ये सॉलिड्स का वेट है। जस्ट आपको यही आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे, जस्ट आपको यही आइडेंटिफाई करना था। तो ये जो 430 ग्राम है ना, ओवन ड्राइड सैंपल है, ड्राई कंडीशन में सैंपल है, दैट मीन्स 430 ग्राम इसका वेट है। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स आपके पास में कितना है 430 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड्स इज व्हाट 430 ग्राम आपके पास में वेट ऑफ सॉलिड्स है। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है आपको 250 सीसी, 250 सीसी। आपको पता है, आपको पता है क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स पता है, आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता है, आपको क्या पता है, वॉल्यूम आपको पता हुआ है। आपको क्या निकालना है, एक तरह से आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एक तरह से ई की वैल्यू कैलकुलेट करना आपका टास्क है। ई आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप मुझे ये बताओ, आपको पता है गामा डी कितना होता है, गामा डी आपको पता है वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है क्या, ये फॉर्मूला सभी को पता है, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है, ये जानते हैं सब लोग। ओके, तो आपको पता है कि गामा डी कितना होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। साथ साथ आपको एक रिलेशन और पता है, जी इंटू जी इंटू 1 प्लस ई। अब मुझे आप ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे मैं जी के साथ में गामा डब्ल्यू लिखूं या फिर रो डब्ल्यू लिखूंगा, यहाँ पे आप गामा डब्ल्यू लिखोगे या फिर रो डब्ल्यू लिखोगे, आप लोग यहाँ पे जी के साथ में गामा डब्ल्यू लिखो या फिर रो डब्ल्यू लिखोगे, गामा लिखोगे, बोलो, रो लिखोगे। आप समझो ना बात को, ये चीज पे इतना स्ट्रेस दिया था मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, इतना स्ट्रेस दे के पॉइंट आपको मैंने बताया था कि बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको वेट बोलेगा, वो क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको वो वेट बोलेगा, लेकिन दिया क्या होगा, उसने मास दे रखा होगा। यहाँ पे आप क्यों नहीं देख रहे हो इस चीज को, ये ग्राम चल रहा है, ये सीसी चल रहा है, ये ग्राम चल रहा है, सीसी चल रहा है, ग्राम सीसी क्या होता है, ग्राम में चल रही है चीज, ग्राम में चल रही है, बोल जरूर जरूर बेट रहा है, वो बोल भले ही बेट रहा है, बट है क्या एक्चुअल में, ये ग्राम बोल रखा है इसने आपको, है क्या है, क्या यूज करोगे यहाँ पे, गामा यूज करोगे फिर रो यूज करोगे, ये ग्राम लिखा हुआ है वहां पे, डेंसिटी यूज करोगे ना। ये इतना स्ट्रेस दिया था, उस पर बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में भले ही आपको वो वेट लिख के देगा, क्वेश्चन में भले ही वो वेट लिख के देगा, लेकिन आपको वहां पे देखना पड़ेगा यूनिट्स की हेल्प से, यूनिट देखना पड़ेगा आपको कि यूनिट उसने ग्राम दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है, या फिर न्यूटन दे रखा है, फिर किलो न्यूटन दे रखा है। अगर आपको ग्राम देता है या फिर किलोग्राम देता है, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग विद द रो, आप रो यूज करोगे वहां पे। आप क्या यूज करोगे, रो यूज करोगे। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे रो डब्ल्यू यूज करोगे, क्योंकि इसने ग्राम दे रखा है आपको। अब मुझे ये बताओ, रो डब्ल्यू, चलो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज यहाँ से स्टेप हम जानते ही हैं, ये सारा का सारा पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे जस्ट क्या करो, वैल्यूज को पुट करो, गामा डी वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वेट कितना है आपके पास में 430 डिवाइडेड बाय 430 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 250, जी की वैल्यू कितनी है 2.7, ई की वैल्यू सॉरी गामा रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, रो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, रो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, रो डब्ल्यू आपके पास में हो जाएगा 1। रो डब्ल्यू 1 क्यों होगा, क्योंकि ग्राम पर सीसी में चल रहा है। आपको डेंसिटी लिखवाया हुआ है वाटर का स्टार्टिंग में, आपको डेंसिटी वाटर का स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्योंकि ग्राम सीसी में क्या होता है 1 होता है।
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ई की वैल्यू कितना आ रहा है निकल के, ई कितना आ रहा है आपके पास में, ई कितना है, ई कितना आ रहा है, 0.59 आ रहा है, 0.5969 आ रहा है, आंसर कितना है, 0.569 आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.57 लिख सकता हूँ, 0.57 लिखता हूँ, 0.57 लिख सकता हूँ मैं। अब आपको क्या पता है, वाटर कंटेंट आपको पता करना है, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस कितना है 1 इंटू 0.57 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2.7, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है, डब्ल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट हो गया, डब्ल्यू कितना है आपके पास में, डब्ल्यू आया कितना है, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 21.1%, 21.1% आप इसको लिख सकते हो, 21.1%। मुझे बताओ सब लोग, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे, ये क्लियर है सभी को। सो रिलेशंस को अच्छे से अप्लाई करवाइए, रिलेशन आपको ऑलरेडी सारे पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, जस्ट रिक्वायरमेंट है आपको न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने की, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। बाकी सारे रिलेशन को अप्लाई करना आपसे आना चाहिए कि किस तरह से रिलेशंस को आपको यूज करना है। सो आंसर आएगा 21.1%। आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी को कोई किस तरह का प्रॉब्लम होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोगों को क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट जो आपके पास में आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बी पार्ट लिखो, सेम क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो। ये तो जो क्वेश्चन आपने लिखा है ये ए पार्ट था, इसी सेम क्वेश्चन का बी पार्ट लिखिए, सेम क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, लिखो what will be the water content, what will be the water content which will, what will be the water content which will, what will be the water content which will, what will be the water content which will fully saturate the sample, what will be the water content which will fully saturate the sample, which will fully saturate the sample, what will be the water content which will fully saturate the sample, which will fully saturate the sample, which will fully saturate the sample, and also cause n, and also cause n, and also cause n, and also cause an increase in the volume, and also cause an increase, and also cause an increase in the volume, and also cause an increase in the volume, in the volume of 10%, and also cause an increase in the volume, and also cause an increase in the volume of 10%, and also cause an increase in the volume of 10% of the original volume, of the original volume, of the original volume, of the original volume। बताओ जरा आंसर क्या होगा, of the original volume। करो जरा आंसर, आंसर करिए क्वेश्चन का।
0.269 0.269 आ रहा है, 0.269 0.269 आया है आपका आंसर। यस करेक्ट है, गुड, ठीक है, 0.269 आएगा आंसर, विल बी 0.269। 269। सो आंसर आ रहा है आपका कितना? 269 269 269, ये सब लोगों का आ रहा है मतलब ना 269, देखिएगा जरा। सो ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। देखो जरा कैसे करना है, आपको पूछा है क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट, व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट व्हिच विल फुली सैचुरेट द सैंपल, व्हिच विल फुली सैचुरेट द सैंपल, व्हिच विल फुली सैचुरेट द सैंपल and also cause an increase in the volume, and also cause an increase in the volume of the 10% of the original volume, and also cause an increase in the volume of the 10% of the original volume। ये आपसे बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। आपके लिए यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है, पहले तो मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ जरा, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज होने लग गया है, सैंपल के वॉल्यूम में इंक्रीज होने लग गया। तो मुझे आप ये बताओ, आपका सैंपल कौन सी कंडीशन में पहुंच चुका? आपको ये बताया था ना कि वो कंडीशन कौन सी होती है जिसमें आपका सैंपल के वॉल्यूम में इंक्रीज होने लगता है। वो कंडीशन कौन सी होती है जिसमें आपके सैंपल के वॉल्यूम में इंक्रीज होने लगता है, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? कौन सी कंडीशन होती है वो? अप टू श्रिंक लिमिट, अप टू श्रिंक लिमिट, सुपर सैचुरेशन कंडीशन होती है ना वो। कंडीशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेशन कंडीशन। आपको पता है पॉइंट कि वो कंडीशन जिसमें आपके सैंपल का वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, चेंज होने लगता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेशन कंडीशन। तो अगर यहाँ से आप ये सोच पा रहे होंगे कि हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया, दैट मींस द सैंपल इज इन द सुपर सैचुरेशन कंडीशन, द सैंपल इज इन द सुपर सैचुरेशन कंडीशन। सैंपल किस कंडीशन में है आपका? सुपर सैचुरेशन कंडीशन में है। सुपर सैचुरेशन कंडीशन में, सुपर सैचुरेशन कंडीशन में आपको ऑलरेडी पता है, सुपर सैचुरेशन कंडीशन में आपको ऑलरेडी पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है सुपर सैचुरेशन कंडीशन में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है सुपर सैचुरेशन कंडीशन में? 1 होता है। यस, इन दी सुपर सैचुरेशन कंडीशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1। और मुझे ये बताओ, सैंपल सुपर सैचुरेशन कंडीशन में है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, वॉइड्स का वॉल्यूम, वॉइड्स का वॉल्यूम क्या वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा क्या? वॉइड्स का वॉल्यूम क्या वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा? वॉइड्स का वॉल्यूम क्या वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा? होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा। वॉइड्स का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्योंकि पूरे के पूरे वॉइड में कौन फिल होगा? पूरे के पूरे वॉइड में फिल होगा आपका वाटर, पूरे के पूरे वॉइड्स में आपका वाटर फिल्ड होगा। सो जितना वॉइड्स का वॉल्यूम उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा, जितना वॉइड्स का वॉल्यूम उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉइड्स में पूरे के पूरे वॉइड्स में फिल होगा आपका कौन? वाटर। सो ये जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए थे। आपको क्या निकालना है? वाटर कंटेंट निकालना है। आपका काम है वाटर कंटेंट निकालना। कैसे निकालोगे वाटर कंटेंट? आपको निकालना है सुपर सैचुरेशन कंडीशन में। मैं इसको डब्ल्यू डैश बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? सो ये बी पार्ट है आपके पास में, मैंने इसको डब्ल्यू डैश बोल दिया, मैंने इसको डब्ल्यू डैश बोल दिया। होगा क्या है? मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सॉलिड्स, मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सॉलिड्स, ये आपके पास में आता है। ये आपको निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सॉलिड्स होगा आपके पास में। देखिए अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में, आपको क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर निकालना है। आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास ये मास ऑफ सॉलिड तो है ही, मास ऑफ सॉलिड आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, मास ऑफ सॉलिड आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, मास ऑफ सॉलिड आपको पता है 430। आप ये बताओ, अगर सैंपल सुपर सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच चुका, अगर सैंपल सुपर सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच चुका, तो क्या मास ऑफ सॉलिड पे फर्क पड़ेगा? क्या क्या मास ऑफ सॉलिड पे फर्क पड़ेगा? सैंपल सुपर सैचुरेशन कंडीशन में पहुंचोगे, क्या मास ऑफ सॉलिड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका, क्योंकि सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरह का भी। सो इनिशियली जो मास ऑफ सॉलिड अवेलेबल था ना आपके पास में 430, इनिशियली जो मास ऑफ सॉलिड आपके पास में था 430, वही सेम मास ऑफ सॉलिड आपका बाद में भी रहेगा, वही सेम मास ऑफ सॉलिड आपके पास में बाद में भी रहेगा। सो मास ऑफ सॉलिड तो आपको ऑलरेडी पता है। आपका काम क्या है? मेनली आपका काम है मास ऑफ वाटर निकालना। आपका काम है मास ऑफ वाटर निकालना, कि भाई आप मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लो। अगर आप मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लोगे, मास ऑफ सॉलिड आपके पास में अवेलेबल है,
वाटर कंटेंट आपका निकल जाएगा, वाटर कंटेंट आपका निकल जाएगा ना। क्या होगा मास ऑफ वाटर? मास ऑफ वाटर MW मैं इसको बोल दे रहा हूँ, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू MW। मास ऑफ वाटर आपको निकालना है तो मुझे ये बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये लिखना ठीक रहेगा? ये लिखना ठीक रहेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, तो कोई फर्क नहीं आ रहा है किसी तरह का। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल दिया, आपको डेंसिटी पता है वाटर का, मास ऑफ वाटर आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा तो वाटर कंटेंट भी निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। ओके, सो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखना है। आपको मैं 10 बार अभी तक तरीका बता चुका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखने का। क्या? मास ऑफ सॉलिड्स जीएस इंटू रो डब्ल्यू। ये सबको क्लियर है या नहीं है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखने का ये तरीका सभी को क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखने का ये तरीका सबको क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखने का ये तरीका सबको क्लियर है ना? बोलो, कोई डाउट इसमें? ओके, सबको ये क्लियर है। सो मुझे ये बताओ V कितना होगा यहाँ पे? V कितना होगा इन दिस कंडीशन? इस केस में V कितना होगा? इस केस में V कितना रखोगे? V वाला ही मेन पॉइंट है, V कितना रखोगे यहाँ पे? 275, यस बिल्कुल, जस्ट यही आपके पास मेन पॉइंट था। तो ये कितना होगा? इसने क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो चुका है। वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है 10%, कि वो वाटर कंटेंट जो कि वॉल्यूम को कितना बढ़ा दे, 10% इंक्रीज करा दे। सो वो वाटर कंटेंट जो कि वॉल्यूम को 10% इंक्रीज करा दे। सो इन दिस केस द वॉल्यूम विल बी व्हाट? V will be equal to what? 1.1 into 250, 1.1 into 250, that will be equal to 275 cc, that will be equal to 275 cc। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास में। अब कर लो इसको कैलकुलेट। 275 माइनस मास ऑफ सॉलिड आपके पास में कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ सॉलिड्स? 430 डिवाइडेड बाय 2.70, कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? वीबी कितना है? वीबी कितना आ रहा है? वीबी कितना है? यहाँ पे 1 भी तो रखोगे ना, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना है आपके पास में? 1 अवेलेबल है, तो कितना आ रहा है आंसर? इसको सॉल्व अगर आप कर रहे होंगे मेरे ख्याल से 115.74 सीसी आ रहा होगा ना, 115.74 सीसी, यस 115.74 सीसी आ रहा है आपके पास में। सो इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया आपके पास में। और आपको ये पता है ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यही वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। अगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास में आ चुका। आपको क्या निकालना था? मास ऑफ वाटर निकालना था। किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दैट इज इक्वल टू 1 into 115.74, that becomes 115.74 ग्राम। वाटर कंटेंट कितना हो गया? 115.74 डिवाइडेड बाय 430। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 26.9% आ जाएगा आंसर। यस, 26.9% आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 26.9% आ रहा है। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके,
चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई किस तरह का डाउट इसमें क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट किसी को? किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? बता दीजिए कोई किसी तरह का डाउट है इसमें क्वेश्चन में आपको? चलो, सो क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको क्लियर है? सो क्वेश्चन क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम आपका जो होता है उसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है। उसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है। छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, सिंपल सिंपल जो इक्वेशन है, जस्ट आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए, उनको आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए। किस तरह से हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करवा सकते हैं, ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। सो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा। सो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, next of the question is, if a sample, if a soil sample, if a soil sample of weight, if a soil sample of weight, if a soil sample of weight, if a soil sample of weight 0.18 kg, if a soil sample of weight 0.18 kg, having a volume of, having a volume of, having a volume of 10 to the power minus 4 meter cube, having a volume of 10 to the power minus 4 meter cube, having a volume of 10 to the power minus 4 meter cube, and dry unit weight, and dry unit weight of, and dry unit weight of, and dry unit weight of, and dry unit weight of 1800, sorry, and dry unit weight of 1600, 1600 kilogram per meter cube, 1600 kilogram per meter cube is mixed with, is mixed with, is mixed with, is mixed with, is mixed with 0.02 kg of water, is mixed with 0.02 kg of water, is mixed with 0.02 kg of water. ठीक है, is mixed with 0.02 kg of the water. ठीक है, then the water content of the sample will be, then the water content of the sample will be, then the water content of the sample will be, बताइए आंसर क्या होगा?
25%. $25, 0.25, 25. ओके, सो और किसी का नहीं आ रहा है आंसर अभी? बाकी आया है किसी का आंसर? और आ रहा है किसी का आंसर? क्या बात, और किसी का आंसर नहीं आया अभी इस क्वेश्चन का? देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? वाटर कंटेंट निकालना है। सबसे पहले डाटा देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको वेट दिया है सॉइल का, क्वेश्चन में आपको वेट दे रखा है सॉइल का, इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको, इसका ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, एंड इसमें ये बोला है कि इस सैंपल को आपने मिक्स किया है विद 0.02 kg ऑफ द वाटर। तो इसका वाटर कंटेंट बता दीजिए कितना होगा। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, देखो आप यहाँ पे जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई आप खुद कर पा रहे होंगे। आप मुझे जस्ट एक पॉइंट ये बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने क्या बोला है? आपको वेट बोला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने आपको वेट बोला है, बट क्या ये एक्चुअल में वेट दे रखा है क्या उसने 0.18 kg? क्या ये वेट है? ये क्या वेट है क्या? क्या ये वेट दिया है आपको? नहीं, ये वेट नहीं दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? ये क्या दे रखा है आपको? ये मास दिया हुआ है। सो ये चीज आपको मैं बहुत क्लियरली बताई थी यूनिट्स में जब न्यूमेरिकल पार्ट आपका स्टार्ट किया था कि लैंग्वेज पढ़ना बहुत ध्यान से। लैंग्वेज पढ़ना, बोलेगा आपको वेट लेकिन देगा मास। आप गलती से वहां पे 9.81 यूज मत कर देना। आप गलती से वहां पे 9.81 यूज मत कर देना बिना लैंग्वेज को पढ़े प्रॉपर तरह से। मुझे ये बताओ, इसने बोला है कि बल्क यूनिट, इसने ड्राई यूनिट वेट बोला है, इसने बोला है ड्राई यूनिट वेट। क्या मुझे ये बताओ, ये क्या 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये ड्राई यूनिट वेट है क्या? क्या ये ड्राई यूनिट वेट है? ये क्या दे रखा है उसने आपको? ये क्या दिया है? ये ड्राई डेंसिटी दे रखा है आपको, ड्राई डेंसिटी दे रखा है। अगर ये ड्राई डेंसिटी दे रखा है तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे 9.81 यूज करोगे या फिर 1000 यूज करोगे? 9.81 यूज करोगे फिर 1000 यूज करोगे? 9.81 यूज करोगे फिर 1000 यूज करोगे? 1000 यूज करोगे ना? यस। क्या यूज करोगे? 1000 यूज करोगे। चलिए, तो ये पॉइंट आपको सबको क्लियर है। आपको क्या निकालना है? वाटर कंटेंट निकालना है। आपका काम है वाटर कंटेंट निकालना। क्या होता है वेट ऑफ द वाटर? एक्चुअली में इसको वेट ऑफ वाटर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई मास दे रखी है ना चीजें। तो आपको क्या लिखना चाहिए? इसको मास लिखना चाहिए। मास ऑफ वाटर टू द मास mass of water to the mass of the solids, that will be mass of the water to the mass of the solid, that will be mass of the water to the mass of the solids। अब मुझे ये बताओ आप जरा, अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपको पता है क्या मास ऑफ सॉलिड कितना है? आप जानते हो मास ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पे? क्या आपको पता है मास ऑफ सॉलिड कितना है? कैलकुलेट कर लोगे आप, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। मास ऑफ सॉलिड कितना है आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यस, 0.16। देखो जरा क्या करना है आपको, यहाँ पे मास ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड आपको मास ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द सॉलिड्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ वाटर। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मास ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे रो डी की वैल्यू इसने दे रखी है, यानी कि ड्राई डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। सो ये दे रखा है इसने आपको क्या, 1600 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, एक सेकेंड, 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, सो मास ऑफ सॉलिड आपके पास में कितना आ गया? 0.16 kg आ गया।
0.16 kg आ गया आपके पास। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ सॉलिड। ये आपके पास में किसकी वैल्यू है? ये आपके पास में मास ऑफ सॉलिड की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ सॉलिड। अब मुझे ये बताओ इसमें मास ऑफ सॉलिड कितना है? 0.16 kg है। मास ऑफ वाटर कितना रहा होगा इनिशियली? इनिशियली मास ऑफ वाटर कितना रहा होगा? इनिशियली वाटर कैसे निकालोगे? टोटल मास कितना था? 0.18 माइनस 0.16 0.02 0.12 0.02 kg आ गया। बट ये मुझे ये बताओ क्या ये इस सैंपल में क्या टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है? क्या ये इस सैंपल के टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है? क्या इस सैंपल के टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है? नहीं, ये इस सैंपल के टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस सैंपल में इनिशियली इतना मास प्रेजेंट था वाटर का, लेकिन आपने क्या किया है आपने यहाँ पे 0.02 kg ऑफ वाटर इसके अंदर और ऐड करवाया है। आपने इसके अंदर 0.02 kg ऑफ वाटर और ऐड किया है, तो इस सैंपल में टोटल मास ऑफ वाटर कितना बन गया? टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? द टोटल मास ऑफ द वाटर विल बिकम 0.02 प्लस 0.02 that will become 0.04 kg। अब मुझे ये बताओ क्या ये आपके पास टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई? क्या ये टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है? इज इट द वैल्यू ऑफ द टोटल मास ऑफ द वाटर? क्या ये टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है? ओके, तो ये टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है आपके पास में। ये टोटल मास ऑफ वाटर की वैल्यू है आपके पास में। मुझे ये बताओ मास ऑफ सॉलिड, जब आपने इसके अंदर 0.02 kg वाटर को ऐड किया, इस मास ऑफ सॉल्ट पे कोई फर्क पड़ा होगा? क्या इस मास ऑफ सॉल्ट पे कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वो एज इट इज कितना रहेगा? वो एज इट इज सेम रहेगा, 0.16 ही रहेगा। सो टोटल मास ऑफ वाटर 0.04 है, मास ऑफ सॉलिड कितना है? 0.16 kg है। वाटर कंटेंट निकाल लीजिए, कितना होगा? 0.04 डिवाइडेड बाय 0.16 कितना आ रहा है? ये 25% आ रहा है क्या? बताइए 25% आया क्या? ये 25% आया आप लोगों का आंसर? आ रहा है 25%? ओके, चलिए 25% आ रहा है। मुझे एक बार ये बता दो, जस्ट इसमें कोई किसी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है इसमें क्वेश्चन में? किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी तरह का? क्लियर है वाला क्वेश्चन? ओके, तो ये क्वेश्चन जो था आप सबको क्लियर है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको सबको क्लियर है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक कि 4-5 क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करा दिया, थोड़ा बहुत आपका धीरे धीरे फॉर्मूले आपको याद होने लग गए होंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट एक टॉपिक में आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक। एक टॉपिक में आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ, एंड द टॉपिक इज न्यू व्हाइट बोर्ड। टॉपिक है आपके पास में क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। So the next of the point is determination of the liquid limit. इसके डिटर्मिनेशन की बात करोगे आप, ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है कि सर लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस थिंग्स, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आ रहा है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट। इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी बता रखी है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक नोट लिखो जरा, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट जो आपने हेडिंग डाला है इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक नोट लिखो पहले, इसके बाद लिखेंगे आगे, स्टार्टिंग करेंगे बाद में। सबसे पहले एक नोट लिखो आप जरा, यहाँ पे लिखो, एक नोट लिखना है आपको, एंड द नोट पॉइंट इज दैट ऑल सॉइल्स हैव all soils have all soils have all soils have same value of shear strength. All soils have same value of shear strength, same value of shear strength. All soil have
all soils have same value of shear strength at liquid limit. At liquid limit. At liquid limit. At liquid limit. That is about 27 gram per centimeter square. That is about 27 gram per centimeter square. ओके 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट है ये, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट है. आपको भी पता है कि जब हमारा सॉइल लिक्विड लिमिट पे होता है एट दैट पॉइंट उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ बहुत बहुत कम होती है, और ये एक तरह से बहुत कम वैल्यू ही है. 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू मत मानो. सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बहुत हाई देखने को मिलती है आपकी एक्चुअल में, बट लिक्विड लिमिट पे क्या है, बहुत कम है. और ऑब्जर्वेशन बेस्ड पॉइंट है कि ऑल द सॉइल्स एट लिक्विड लिमिट अप्रोक्सीमेटली हैव सेम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ. अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ आपको उनकी देखने को मिलती है. एंड वो कितना है वैल्यू, दैट इज 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू. क्लियर है, सब लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट वैल्यू है. क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे कई बार. ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. सो आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं आपका. सो द नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे. अब मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई डिटरमाइन कैसे करेंगे, कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट, कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट. ये आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आता है. सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास में क्वेश्चन बनता है टूल का. लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट, एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे बहुत ज्यादा. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट आपका जो यूज किया जाता है दैट इज कैसे ग्रैंडे. दैट इज कैसे ग्रैंडे, कैसे ग्रैंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा. लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन के लिए, सॉइल्स की लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन के लिए कैसे ग्रैंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस यूज किया जाता है. कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड. इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा. कैसे ग्रैंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल्स. कैसे ग्रैंडे लिक्विड लिमिट डिवाइस. अब देखो करना क्या है यहाँ पे आपको. अब आप जस्ट ये समझिएगा कि यहाँ पे करते क्या है हम लोग. यहाँ पे करते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूँ कैसे टेस्टिंग करी जाती है. देखो होगा क्या आपके पास, इसमें आपके पास ये जो आपका बेसिकली मेथड रहेगा, इसमें आपके पास में क्या होगा, आपके पास में एक बाउल टाइप रहेगा, बाउल रहेगा आपके पास में एक छोटा सा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ रहेगा आपके पास में, ऐसे कुछ. ठीक है, इस तरह से रहेगा. एंड दैट विल बी प्लेस्ड, ये जो बाउल होगा, इस बाउल को आपने प्लेस करवा रखा है, इस बाउल को आपने प्लेस करवा रखा है किसके ऊपर, इस तरह से. ठीक है, ये होगा कंडीशन. इस तरह से होगा. ठीक है, इस तरह से होगा. अब मैं यहाँ पे सारे के सारे जो जो चीजें रहेंगे वो एक साथ आपको बना के दिखा दे रहा हूँ. आप एक बात आराम से बाद में उसको समझना. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ठीक है. सो द नेक्स्ट विल बी, इट इज एक्चुअली कर्व्ड है. ये कैसा है, ये कर्व है. ठीक है, इस तरह से समथिंग लाइक दिस. देखिएगा क्या करना है यहाँ पे, आप समझो पहले किस टेस्ट में करेंगे क्या, हम टेस्ट में करेंगे क्या वो देखिएगा. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ जस्ट एक थोड़ा सा एपरेटस बनाने की कोशिश करी है कि क्या एपरेटस रहता है आपका. समझो इसको बात को आराम से. आपके पास में क्या रहेगा, इस तरह से एक बाउल रहेगा. ठीक है, ये क्या है, एक तरह से हैंडल है, दैट इज द हैंडल.
ये यहाँ पे क्या है, दैट इज हार्ड रबर, दैट इज हार्ड रबर बेस। ये क्या है, हार्ड रबर बेस है, ये है हार्ड रबर बेस है। ये क्या है आपके पास में, ये है ब्रास कप, ये ब्रास कप है, ये ब्रास कप है आपके पास में यहाँ पे। ये क्या है, ये आपके पास में ब्रास कप है। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज ASTM, ASTM टूल, दिस इज कॉल्ड एज ASTM टूल एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं कैसे ग्रैंडे कटिंग, कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल। दिस इज कॉल्ड एज अ कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल, दिस इज कॉल्ड एज अ कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल। इसको कहते हैं कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल, कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल इसको हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कैसे ग्रैंडेज कटिंग टूल। यहाँ पे लिख लीजिए आप जस्ट साइड में, यहाँ पे आप जस्ट साइड में लिखो फॉर सॉइल्स, फॉर सॉइल्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी, फॉर सॉइल्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी। ये किसके लिए है, फॉर सॉइल्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी, दिस वन इज फॉर द फॉर सॉइल्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी। क्लियर है। तो ये जस्ट आपको इसका एप्लीकेशन बताया। अब जस्ट आप ये समझना, अब जस्ट आप ये समझना कि आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे करना क्या है। देखिएगा जरा, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करा, कैसे ग्राइंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस आपने यहाँ पे यूज करा। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो भी आपके पास में सैंपल है जिसकी भी आप लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करना चाहते हो, वो सैंपल जिसकी आप लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करना चाहते हो, आप उस सैंपल को लोगे, आप इस सैंपल को लोगे, उस सैंपल को लोगे आप उस सैंपल को लेने के बाद में उसके अंदर कोई भी एक वाटर कंटेंट ऐड कर पाओगे। आपने सैंपल लिया, स्पेसिफिक सैंपल लिया आपने, सैंपल को लेने के बाद आपने उसके अंदर एक वाटर कंटेंट ऐड करवाया, आपने उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वाटर का अमाउंट ऐड किया, आपने उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक वाटर कंटेंट ऐड करा। अब आप क्या करो, उसका एक प्रॉपर एक पेस्ट तैयार कर लो, उस सैंपल का आप एक प्रॉपर पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप उस सैंपल का एक प्रॉपर पेस्ट तैयार कर लीजिए एंड उस सैंपल का एक प्रॉपर पेस्ट तैयार करने के बाद में आप क्या करो, उस सैंपल को, उस पेस्ट को इस कप के अंदर, इस कप के अंदर प्लेस करवाओ। ये जो कप यहाँ पे लिखा है ना, ब्रास कप, ये जो ब्रास कप है, इस ब्रास कप के अंदर आप उसको प्लेस करोगे। ऐसे प्लेस कीजिएगा उसको, टॉप, उसके जो टॉप है उसके टॉप को परफेक्टली लेवल कर लो, उसके टॉप को परफेक्टली लेवल कर लो, प्रॉपर उसको प्लेस करो, उसके टॉप को परफेक्टली लेवल कर लीजिए, सैंपल के टॉप को, उसके टॉप को परफेक्टली लेवल कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, विद दी हेल्प ऑफ द कटिंग टूल्स, विद दी हेल्प ऑफ द कटिंग टूल्स, ये क्या है आपके पास में, ये कटिंग टूल है, कैसे ग्राइंडे कटिंग टूल है या फिर ASTM कटिंग टूल हो सकता है। टू टाइप ऑफ द टूल्स आर पॉसिबल, एक ASTM टूल होता है, एक होता है कैसे ग्राइंडेज कटिंग टूल होता है। आप क्या करोगे, विद दी हेल्प ऑफ द कटिंग टूल, विद दी हेल्प ऑफ द कटिंग टूल आप क्या करोगे, उस सैंपल के ऊपर, उस सैंपल के ऊपर कट अप्लाई करवाओगे, उस सैंपल के ऊपर कट अप्लाई करवाओगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगा कि जब आपने उस सैंपल के ऊपर कट अप्लाई करा, आफ्टर अप्लाइंग द कट ओवर दैट पर्टिकुलर सैंपल, आपको वो सैंपल कट, आपको वो सैंपल कुछ किस तरह का दिखाई देगा। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द शेप, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द शेप, समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड, ये देखिएगा जरा, इसको देखो जरा आराम से। आपने क्या करा, विद दी हेल्प ऑफ द कटिंग टूल आपने क्या कर लिया, उस सैंपल को कट कर लिया। जस्ट आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक ऐसे इमेजिन करो, आपने एक कटोरे में आटा लिया, आपने एक कटोरे में आटा लिया, उस आटे को, उस आटे को आपने, उस आटे को आपने किसी नाइफ के थ्रू या फिर फिंगर के थ्रू ऊपर से ऐसे कट कर दिया। जस्ट आपने उसको ऊपर से ऐसे कट कर दिया। तो जब आप उस आटे को ऊपर से कट करोगे तो मुझे आप ये बताओ, क्या कट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वो दिखाई देगा क्या, कट करने के बाद क्या उस इस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, बीच में से ऐसे कट क्रिएट हो जाएगा क्या, बोलो जरा, बताइए, ऐसा दिखाई देगा क्या, सब लोग बताओ। ओके, अब होगा क्या, चलो यहाँ पे आपको चीज समझ में आती है कि ऐसा होगा। सो ये क्या है, बिफोर टेस्ट, यानी कि कट करने के बाद आपका जो सैंपल है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे इसमें, नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे नेक्स्ट, अब जब आपने इसको कट कर दिया, आपने इसको कट कर दिया, अब होगा क्या, कट कर दिया आपने, सैंपल आपके पास में है, सैंपल आपके पास में है, आपने उसको कट कर दिया, कट कर दिया।
कट करने के बाद आप क्या करोगे, आपको वो सैंपल कैसा दिखाई देगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर हैंडल, ये जो यहाँ पे हैंडल है, दैट हैंडल विल बी रोटेटेड, दैट हैंडल विल बी रोटेटेड, एंड जैसे ही आप इस हैंडल को रोटेट करोगे, जैसे ही आप हैंडल को रोटेट करोगे, ये जो यहाँ पे ब्रास कप आपने यहाँ पे प्लेस करवा रखा है, जो आपने यहाँ पे ब्रास कप प्लेस यहाँ पे आपने करवा रखा है, दैट ब्रास कप विल मूव अप, ये ब्रास कप ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद में ये सडनली इस बेस के ऊपर, ये जो यहाँ पे हार्ड रबर बेस आपने जो प्लेस कर रखा है, इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा। आया समझ में? आपने हैंडल को घुमाया, एक बार घुमाया, ब्रास कप ऊपर गया, ऊपर जाके वो सडनली हार्ड रबर बेस के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा। फिर से ऊपर गया, दोबारा घुमाने पे फिर आके इस पे स्ट्राइक करेगा। ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, नीचे आके, यानी कि ऊपर गया फिर नीचे आके फॉल करेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, ऊपर गया फिर नीचे आके गिरेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आके गिरेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ आप लोग, अब मुझे आप लोग ये बताओ, जब ये कब ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं आपका कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे आके इस कप, इस ब्रास बेस के, इस हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, ये ऊपर जाता है हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करता है। जब ये ऐसा बिहेवियर शो करता रहेगा, जब ये ऐसा बिहेवियर शो करता रहेगा, तो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या यहाँ पे कि जो सैंपल आपका कुछ इस तरह की शेप ले चुका था, जो कि इस तरह से आपका यहाँ पे कट हो चुका था। अब मुझे आप ये बताना कि क्या यही सेम सैंपल, ये जो आपका यही सेम सैंपल है, यही सेम सैंपल क्या आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा क्या? बोलो, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या है? बोलो, क्या ऐसा हो जाएगा सैंपल आपका? ऐसा हो जाएगा? ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। तो ये कब है आपका, ये कब है आपका? आफ्टर टेस्ट, दिस इज आफ्टर टेस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप यहाँ पे खुद से समझो। आपने हैंडल को रोटेट किया, आपने हैंडल को रोटेट किया, जब आप हैंडल को रोटेट करोगे तब ऊपर गया, तब ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वो नीचे आके गिरेगा सडनली। तो ऊपर आके, ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आके गिरेगा, जब वो नीचे आके गिरेगा तो वो हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, वो हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब वो हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो मुझे आप ये बताओ, जब वो हार्ड रबर बेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या वहां पे एक इम्पैक्ट डेवलप होगा? क्या वहां पर एक इम्पैक्ट डेवलप होगा? वहां पे क्या एक इम्पैक्ट डेवलप होगा? एंड जैसे ही वहां पे एक इम्पैक्ट डेवलप होगा, उस इम्पैक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सॉइल सैंपल, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपके सॉइल के सैंपल को, एंड उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ये जो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो कट था ना, ये जो यहाँ पे कट था, क्या ये सॉइल का सैंपल इस तरह से नीचे फ्लो करके आने की कोशिश करेगा, एंड ये इस कट को फील करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट। सबको ये चीज फील हो रही है, सबको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ ऐसा होगा? बोलो, सबको ये चीज समझ में आई? ओके, सो ये चीज आपको समझ में आती है, ये जो चीज आपको सबको समझ में आई। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, आपको मैंने जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की मैं जानकारी जो है वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता जाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस होंगे। देखिएगा, जब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे, आपने इनिशियली क्या लिया था, सैंपल लिया था, आपने इनिशियली सैंपल लिया था, उसके अंदर आपने कुछ क्वांटिटी ऑफ द वाटर डाली थी। आप कितनी क्वांटिटी ऑफ द वाटर उसके अंदर डाल रहे हो, एज पर दैट कितनी क्वांटिटी ऑफ द वाटर आपने उसके अंदर डाली, इसके हिसाब से आप ये पता कर सकते हो, इसके हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि भाई मैंने वहां पे कितना वाटर कंटेंट ऐड करवा रखा है, क्योंकि वेट तो आप ही डाल रहे हो ना, पानी का वेट तो आप डाल रहे हो ना उसके अंदर, तो आप इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वाटर कंटेंट उस सैंपल का था। सो लेट अस सपोज मैंने उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ पानी डाली, जब मैंने स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला उसके अंदर, तो मैं आराम से पता कर लूंगा कितना वाटर कंटेंट मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। लेट अस सपोज आपने पहले ट्रायल में W1 क्वांटिटी ऑफ द वाटर, सॉरी W1 वाटर कंटेंट लिया, W1 वाटर कंटेंट लिया, आपने पहले ट्रायल में W1 वाटर कंटेंट लिया, एंड इस W1 वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे क्या नोट करोगे, आप यहाँ पे ये नोट करोगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज यानी कि ऊपर जाके नीचे स्ट्राइक करना, दैट इज ब्लो एक्चुअली, ऊपर जाके नीचे स्ट्राइक करना, दैट इज फ्लो एक्चुअली। कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे हमारे इस सैंपल को लगे, इस गैप को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे सैंपल को लगे, ऊपर से जाके नीचे स्ट्राइक करना एक ब्लो कहलाता है, ऊपर जाके नीचे स्ट्राइक करके कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे सैंपल को लगे इस गैप को फिल करने के लिए, दैट नंबर ऑफ ब्लो इज काउंटेड,
इस नंबर ऑफ ब्लो को आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आई है। वाटर कंटेंट W1 है, W1 वाटर कंटेंट के कोरिस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज N1 नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, N1 नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं इस गैप को फिल होने में। अब मैंने क्या करा, मैंने क्वांटिटी ऑफ वाटर चेंज किया। मैं लगभग यहाँ पे 4 से 5 ऑब्जर्वेशन लूंगा, ऐसे नहीं कि मैं एक रीडिंग ले लूंगा सिर्फ। आई विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम रीडिंग्स, अराउंड 4 से 5 रीडिंग में लेने की कोशिश करूंगा। आपने क्या करा, वाटर क्वांटिटी चेंज करी, यानी कि आप बोलोगे आपने वाटर कंटेंट क्या किया, चेंज किया। अब आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली अगर आप वाटर कंटेंट चेंज करोगे, आप ये बताओ अगर आप वाटर कंटेंट चेंज करोगे तो वाटर कंटेंट चेंज होने से नंबर ऑफ ब्लो चेंज होगा या नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्लो चेंज होगा या नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्लोज चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। नंबर ऑफ ब्लोज क्या होगा, चेंज होगा। तो लेट अस सपोज W2 के कोरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो कितना है, N2 है। फिर से चेंज करो, W3 के कोरिस्पॉन्डिंग कितना है, N3 है। W4 के कोरिस्पॉन्डिंग कितना है, N4 है। इसी तरह से आपने क्या कर लिए, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आपने ले लिए, सम ऑफ द रीडिंग्स यू हैव टेकन, कुछ रीडिंग आपने इस तरह से ले लिए। सो ये क्या है, द रीडिंग बिटवीन द नंबर ऑफ द ब्लोज एंड द वाटर कंटेंट, आप यहाँ पे क्या है लोगे, आप यहाँ पे लोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके बाद में कर्व ड्रॉ करोगे। विद द हेल्प ऑफ दिस रीडिंग्स, विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग्स यू विल ट्राई टू ड्रॉ अ कर्व। आप एक कर्व ड्रॉ करने का कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग्स। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कर्व ड्रॉ करोगे। अब वो कर्व कैसा होगा, जस्ट सी दैट, इसको देखो जरा। समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ। इसको थोड़ा सा फिर से सही से बनाओ, ऐसे कुछ बनाओ, देखो ठीक है। तो आपने ये कर्व बनाया, आपने क्या करा, ये कर्व ड्रॉ किया, आपने ये कर्व ड्रॉ कर लिया, आपने ये कर्व ड्रॉ कर लिया। एंड द कर्व इज बीइंग ड्रॉन बिटवीन वाटर कंटेंट। इधर क्या होगा आपका, इधर होगा आपके पास में वाटर कंटेंट, इधर वाटर कंटेंट है। यानी कि जो दो रीडिंग ली थी ना आपने, रीडिंग ली थी आपने वाटर कंटेंट की एंड रीडिंग ली थी आपने किसकी, ये कर्व हम ड्रॉ करेंगे लोग स्केल पे, लोग नंबर ऑफ ब्लोज, लोग नंबर ऑफ ब्लोज। इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कर्व को ड्रॉ कर लिया। आपने कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास में जो भी रीडिंग्स हैं, आपके पास में जो भी रीडिंग्स आई हैं उनको यहाँ पे आप प्लॉट करोगे। आप उनको क्या करोगे, उन रीडिंग्स को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। जैसे कि ये मैं यहाँ पे कुछ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे रीडिंग्स को क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरह से आपने इनको प्लॉट कर दिया। आपने इस तरह से क्या कर लिया, यहाँ पे इनको प्लॉट कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे रीडिंग भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो कुछ अगर चाहो तो। ये क्या है, लेट अस सपोज ये है आपका W1, दिस इज एक सेकेंड, ये है आपके पास में W1 है, इसको W2 बोल दो। ये कितना है, इसको W3 बोल दो, इसको W4 बोल दो, इसको W4 बोल दो। क्लियर है, इसको W4 बोल दो। नाउ इस W4 के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज आया उसको क्या बोलोगे, N4, N4 बोलोगे। जो W4 के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज आया उसको N4 बोल दो। W3 के कोरस्पॉन्डिंग जो आया उसको N3 बोल दो। W2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आया उसको N2 बोल दो। W1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आया उसको N1 बोल दो, N1 बोल दो। पहली बात तो ये है। पहली बात तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ ऑब्जर्व करके कि क्या जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है क्या, नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है क्या, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है क्या नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, यस बिल्कुल कम होगी। नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट कम होगी। और एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप खुद से समझ सकते हो कि भाई आप क्या कराना चाहते हो। अगर बाई चांस ये आप यहाँ पे इम्पैक्ट दोगे, जब आप यहाँ पे इम्पैक्ट दोगे तो ये गैप फिल करेगा। कितने नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट आपको हुई, कितने नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट आपको हुई इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए चीज आप नोट डाउन कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, इस गैप को फिल करना है, सॉइल को इस गैप को फिल करना है, तो सॉइल को इस गैप को फिल करने के लिए क्या सॉइल को फ्लो करना पड़ेगा, सॉइल को अगर इस गैप को फिल करना है तो क्या सॉइल को फ्लो करना पड़ेगा, सॉइल को क्या फ्लो करना पड़ेगा, सॉइल को फ्लो करना पड़ेगा, सॉइल को फ्लो करना पड़ेगा। खुद से सोचो, खुद से सोचो, जितना ज्यादा सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होगा
जितना ज्यादा सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होगा क्या उतना इजीली सॉइल फ्लो करेगा? जितना ज्यादा सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होगा क्या उतना इजीली सॉइल फ्लो करेगा? क्या उतना इजीली सॉइल फ्लो करेगा? उतना इजीली सॉइल फ्लो करेगा। जितना इजीली सॉइल फ्लो करेगा, जितना इजीली सॉइल फ्लो करेगा, क्या उतने कम नंबर ऑफ ब्लोज पे गैप फिल हो जाएगा? क्या उतने कम नंबर ऑफ ब्लोज पे गैप फिल हो जाएगा आपका? हो जाएगा, यस। तो यहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ ब्लोज कम होते जा रहे हैं। देखिएगा जरा, W4 पे नंबर ऑफ ब्लो सबसे मिनिमम निकल के आ रहे हैं, W1 पे नंबर ऑफ ब्लो सबसे मैक्सिमम निकल कर आ रहे हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। फ्लो करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतना आसानी से फ्लो करेगा, जितना आसानी से फ्लो करेगा उतने कम नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट निकल कर आएगी। सो जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतना आसानी से फ्लो करेगा, उतने कम नंबर ऑफ ब्लोज की आपको रिक्वायरमेंट निकल कर आएगी। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो, दैट कर्व इज कॉल्ड एज, इस कर्व को कहते हैं फ्लो कर्व। दैट कर्व इज कॉल्ड एज द फ्लो कर्व। इस कर्व को कहते हैं हम, इस कर्व को कहते हैं फ्लो कर्व। सो इंपॉर्टेंट है आपके पास में फ्लो कर्व। फ्लो कर्व क्या है? किस किस के बीच में आपने फ्लो कर्व को प्लॉट करा है? फ्लो कर्व इज बीइंग प्लॉटेड बिटवीन द नंबर ऑफ द ब्लोज एंड द वाटर कंटेंट। इन दो चीजों के बीच में आप इसको प्लॉट करवा रहे हो। दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ फ्लो कर्व। इस कर्व को आप क्या कहते हो? दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ फ्लो कर्व। इसको हम फ्लो कर्व कहते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे जरा, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं अभी यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो कर्व है यहाँ पे, ये जो कर्व आपने यहाँ पे ड्रॉ करा, जिस कर्व को आप कह रहे हो क्या फ्लो कर्व, इस कर्व का जो स्लोप होता है, इस कर्व का जो स्लोप होता है, दिस स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप is called as, the slope of this curve is called as a flow index. The slope of this curve is called as a flow index. इस कर्व के स्लोप को हम क्या कहते हैं? फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो इंडेक्स। इसको कहते हैं हम फ्लो इंडेक्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो इंडेक्स। एंड ये जो फ्लो इंडेक्स है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे? आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस बाय आई एफ। मैं इसको आई एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। आई विल रिप्रेजेंट इट बाय आई एफ। मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैसे? आई एफ से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय आई एफ। क्लियर है? इसको मैं आई एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको क्या लिखना है? आई एफ लिखना है। आई एफ क्या है? स्लोप है। आई एफ है स्लोप। स्लोप बोलने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप बोलने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कैन यू राइट इट एज W1 माइनस W2? कैन यू राइट इट एज W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना होगा आपके पास में? बेस होगा आपके पास में क्या? log बेस 10 n2 माइनस log बेस 10 n1। लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं स्लोप? एक सेकेंड। एक काम करो आप यहाँ पे, एक काम करना आप यहाँ पर, N1 N2 बोलो, ऐसे लिख दें? ऐसे लिख सकते हैं? W2 W1 लिख सकते हैं क्या? सब लोग कंफर्म करो एक बारी कि हाँ ठीक है। चलिए, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे क्या, आप लिख दो इसको यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में है। नेक्स्ट आपके पास में रहेगा आई एफ विल बी इक्वल टू वॉट? आई एफ विल बी इक्वल टू वॉट? आई एफ होगा आपके पास में W। आई एफ विल बी इक्वल टू वॉट? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पीछे? यस, W2 माइनस W1, दैट विल बी इक्वल टू वॉट? W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय log बेस 10
N1 डिवाइडेड बाय N2 लिख सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को कि कैसे लिख दिया है? कोई डाउट इसमें किसी तरह का किसी को? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, लोग की आपको प्रॉपर्टी पता है, लोग ए माइनस बी लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी इज इक्वल टू लोग ए बाय बी होता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। सो इस तरह से हमने इसको डायरेक्टली लिया। सो आई एफ आपके पास जो बन रहा है, आई एफ बन रहा है आपके पास W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय log बेस 10 into N1 by N2, N1 by N2. So this is the formula for the flow index. ये आपके पास में एक फॉर्मूला निकल कर आया है किसके लिए? फ्लो इंडेक्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखिएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट, आपको आपका काम ये नहीं था, आईएफ पता करना आपका काम नहीं था, आईएफ पता करना आपका काम नहीं था, आईएफ तो जस्ट बीच में आया, आईएफ तो जस्ट बीच में आया तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, हमने उसको डिफाइन कर दिया। आईएफ पता करना आपका काम नहीं था, आपका काम क्या था? लिक्विड लिमिट को पता करना आपका काम था, आपका काम था मेनली लिक्विड लिमिट को पता करना। तो आप लिक्विड लिमिट को कैसे पता करोगे वो देखना है आपको। लिक्विड लिमिट को आप कैसे पता करोगे उसके बारे में देखिएगा जस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन आपको बता रहा हूँ। देखो जरा, देखो जरा, आप यहाँ पे क्या नोट कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या नोट कर रहे हो? अलग अलग वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज आपके पास में आ रहा है, अलग अलग वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज आपके पास में आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज आपके पास में निकल कर आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप एक बात देखो जरा, आप यहाँ पे एक बात देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि the water content corresponding to 25 number of blows, the water content corresponding to 25 number of blows, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, that water content requirement is actually called as the, that water content requirement is actually called as the liquid limit of the soil sample. उसको बोलते हो आप liquid limit of the soil sample. सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अलग अलग वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज निकल कर आ रहे हैं। आपको बताना क्या था? लिक्विड लिमिट बताना था। इनमें से कौन सा लिक्विड है हमें नहीं पता, इनमें से कौन सा लिक्विड लिमिट है हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा वैल्यू लिक्विड लिमिट का है, इनमें से नहीं पता है हमें कि कौन सा वैल्यू लिक्विड लिमिट का है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ कि the value corresponding to 25 number of blows, the value corresponding to 25 number of blows, the value of the water content corresponding to 25 number of blows is actually called as a liquid limit of the soil sample. 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉइल सैंपल। मतलब ये जो गैप यहाँ पर है, ये जो गैप यहाँ पर है, ये जो गैप यहाँ पर है, उस गैप को भरने में 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगे और उस 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आएगा निकल के, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल सैंपल। मुझे ये बताओ सभी को ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है नहीं है? सबको इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है या नहीं है? अभी जो एक बार बताओ तो ये पॉइंट क्लियर है नहीं है सबको? So the water content corresponding to 25 number of blows, the water content corresponding to 25 number of blows is actually called as a liquid limit of the soil sample. It is called as a liquid limit of the soil sample. उसको कहते हो आप liquid limit किसका? Soil sample का liquid limit आप उसको कहते हो। I think that point is clear to everyone. वो point सभी को clear है। So just यहाँ पे ये सारी चीजें आपको clear हैं। कुछ मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उनको लिखिएगा आराम से, ठीक है? कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उनको लिखना आराम से। ये जो IF मैंने बताया है बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है, इसके सिग्निफिकेंसेस अभी हमने डिस्कस नहीं करे। जिस समय पे मैं आपसे इसके सिग्निफिकेंस डिस्कस करूंगा आपको खुद से समझ में आ जाएगा कितना सिग्निफिकेंट टर्म है। इसके सिग्निफिकेंस आएंगे निकल के, अभी IF के सिग्निफिकेंस आएंगे। IF बताता क्या है, IF क्या बताएगा आपको, वो चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट उससे पहले कुछ पॉइंट लिखो जस्ट आप, ठीक है? कुछ पॉइंट लिख लीजिए जरा, ठीक है? लिखो कुछ पॉइंट्स। सो क्या कर रहे थे हम? वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल। हम सॉइल सैंपल का लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखो जरा। सो फर्स्ट तो मैंने आपको लिखवा दिया है, फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया कि भाई कैसे ग्रांडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? कैसे ग्रांडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस यूज करते हो, कैसे ग्रांडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस यूज करते हो। आगे लिखो, आगे लिखो, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब आप नोट कर लेना। लिखो अबाउट अबाउट 120 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, लिखो अबाउट 120 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, अबाउट 120 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल is taken about 120 gram of the dry soil is taken and added with water and added with water
and added with water, and handle is rotated, and handle is rotated, and handle is rotated, and handle is rotated at a rate of, and handle is rotated at a rate of 2 revolutions per second. वाटर का अमाउंट ट्रायल्स लिए जाते हैं, ठीक है। वाटर का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, आप कितना ऐड कराओगे, ठीक है। आपको ट्रायल लेने पड़ते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड करा लो, ठीक। स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना ऐड करोगे। लिखो जरा क्या बताया था कि अबाउट 120 ग्राम ऑफ द ड्राई सॉइल इज टेकन and added with water, and added with water, and handle is rotated, and handle is rotated at a rate of 2 revolutions per second. Handle is rotated at a rate of 2 revolutions per second. Handle is rotated at a rate of 2 revolutions per second. Handle is rotated at a rate of 2 revolutions per second, and number of blows required, and number of blows required, and number of blows required, number of blows required, number of blows required to, number of blows required to close the, number of blows required to close the, to close the, to close the cut, to close the cut, number of blows required to close the cut for a distance of, to close the cut for a distance of about, to close the cut for a distance of about, to close the cut for a distance of about, to close the cut for a distance of about 13 mm 13, for a distance of about 13 mm 13 mm is noted, is noted, is noted, and about 4 to 5 readings, and about 4 to 5 readings by, and about 4 to 5 readings by, 4 to 5 readings by altering the water content, by altering या फिर changing लिख लो, by changing the water content, 4 to 5 readings by changing the water content of soil are taken, by changing the water content of soil are taken, by changing the water content of the soil are taken, are taken, are taken, are taken, are taken, ठीक है। सो ये आपने लिख लिया है ना सबने, ये पॉइंट लिख लिया है। अब मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि लिक्विड लिमिट होगा द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज, जो बताया था वही एज इट इज आपको लिखवाया है। ये होगा लिक्विड लिमिट ना, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो लिक्विड लिमिट होगा, उसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्या है लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिक्विड लिमिट में, लिक्विड लिमिट may also be defined as, liquid limit 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 may also be defined as, may also be defined as the water content at which, may also be defined as the water content, may also be defined as the water content at which, at which a cut in soil mass, at which a cut in soil mass, at which a cut in soil mass by a cutting tool, by a cutting tool, by a cutting tool will flow together, will flow together, will flow together, will flow together for a 13 mm distance, for a 13 mm distance, for 13 mm 13, repeat करना है। liquid limit may also be defined as, liquid limit may also be defined as the water content at which a soil, sorry, water content at which a cut in soil mass, at which a cut in soil mass, soil mass by a cutting tool, by a cutting tool will flow together, will flow together for a 13 mm distance, for a 13 mm distance under the, under the, under the impact of, under the impact of, under the impact of
under the impact of 25 number of blows, 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 when height of fall in each blow, when height of fall in each blow, when height of fall in each blow, when height of fall in each blow is 10 mm, is 10 mm, when height of fall in each blow is 10 mm, is 10 mm, when height of fall in each blow is 10 mm, is 10 mm. बताइए, लिख लिया सबने पॉइंट, ये डेफिनेशन लिख लिया सबने? ये डेफिनेशन नोट कर लिया सबने? ओके, लिख लिया ना? ये डेफिनेशन हो गया? ठीक है, देखो जरा, देखो, तो ये मैंने आपको बताया, आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर है। अब ये यहाँ पे सर वाटर कंटेंट पता होगा तभी तो ग्राफ बनेगा, सर वाटर कंटेंट पता होगा तभी तो ग्राफ, बिल्कुल वाटर कंटेंट पता होगा तभी तो ग्राफ बनेगा, लेकिन वाटर तो आप ऐड कर रहे हो ना, वाटर की क्वांटिटी तो आप ऐड कर रहे हो। आपको सॉइल का वेट पता है कि कितना सॉइल आपने ले रखा है, आपको सॉइल का वेट पता है आपने कितना सॉइल ले रखा है, आप उसमें वाटर का वेट ऐड कर रहे हो, आप उसमें वाटर का वेट ऐड कर रहे हो, तो आप उससे वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लोगे, आप उससे वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लोगे। आप दूसरे केस में फिर वाटर की क्वांटिटी चेंज करो, उससे दूसरा वाटर कंटेंट आपके पास में निकल के आएगा। तीसरे केस में वाटर का अमाउंट फिर से चेंज करो, तीसरा वाटर कंटेंट निकल के आएगा। चौथे केस में फिर से वाटर की क्वांटिटी चेंज करो, चौथे केस में चौथा वाटर कंटेंट निकल कर आएगा। पांचवें केस में पांचवा वाटर का क्वांटिटी लो, पांच वाटर कंटेंट निकल कर आएगा। वाटर कंटेंट आपको निकालना है कैसे? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। जो वाटर का वेट आप ऐड करवा रहे हो, जो वाटर का वेट आप ऐड करवा रहे हो, वो तो आपको पता है ना कि मैं वाटर का वेट कितना ऐड कर रहा हूँ। आप वाटर का वेट कितना ऐड कर रहे हो वो तो आपको पता है कि कितना वाटर का मैं वेट ऐड कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता है ना। मुझे सॉलिड्स का भी वेट पता है, मुझे सॉलिड्स का भी वेट पता है कि कितना सॉइल मेरे पास में है, कितना सॉइल सैंपल मैंने ले रखा है, वो भी मुझे पता है। आप यहाँ से वाटर कंटेंट निकालो। अब वाटर कंटेंट कोई एक स्पेसिफिक है ही नहीं, रीडिंग्स लेनी है आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे। देखो जरा, W1, W2, W3, W4, W5, इसमें से जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पोंडिंग वो वाटर कंटेंट जो कि 25 नंबर ऑफ ब्लो लगाएगा ना इस गैप को फिल करने में, वो उठाओगे आप एज अ लिक्विड लिमिट। ठीक है, एक और बात यहाँ पे डेफिनेशन में आपने लिखा होगा कि फॉर द गैप टू फ्लो 13 mm क्या, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ शायद। 13 mm क्या है? 13 mm एक्चुअली में जो गैप यहाँ पे बताया है ना आपको, ये वाला जो गैप है, इस गैप के डायमेंशन के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? यानी कि ये गैप लगभग 13 mm से लगभग ये गैप बढ़ जाना चाहिए। इस गैप का लगभग जो डायमेंशन होता है दैट इज अबाउट 13 mm के आसपास, 13 mm के आसपास ये गैप का डायमेंशन रहता है। इसकी बात करिए, देखो ये गैप यहाँ पे लगभग कितना क्रिएट होता है, दैट इज अराउंड 13 mm, 13 mm के आसपास का गैप यहाँ पे क्रिएट होता है। जो आप कटिंग टूल होता है ना आपका, वो कटिंग टूल एक स्पेसिफाइड डायमेंशन का होता है। सो ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा दैट गैप विल बी अराउंड 13 mm, वो 13 mm के आसपास का गैप होगा। तो ये 13 mm गैप को ही तो आपको फिल करवाना है। ये देखो यहाँ पे ये 13 mm का गैप ही तो आपका फिल हुआ। एक और चीज, दूसरी डेफिनेशन में आपने ये लिखा है कि व्हेन द हाइट ऑफ फॉल बीइंग, व्हेन द हाइट ऑफ फॉल बीइंग, कितना लिखा है आपने? हाइट ऑफ फॉल को कितना लिखा है? हाइट ऑफ फॉल कितना लिखा है आपने? 10 mm। यस, हाइट ऑफ फॉल आपने कितना लिखा है? 10 mm लिखा है आपने हाइट ऑफ फॉल। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको मैंने बताया था कि जब आप हैंडल को रोटेट करोगे दैट कप, वो जो ब्रास कप है वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा और ऊपर से जाके वो नीचे आकर फिर से दोबारा स्ट्राइक करेगा उस पर रबर बेस के ऊपर। तो वो जो हाइट है ना, वो जो कप है, कप की जो हाइट, कप जो ऊपर जाता है ना, कप जो ऊपर जाता है वो लगभग 10 mm के आसपास जाता है। यानी कि जो हाइट ऑफ फॉल रहता है कप का हाइट ऑफ फॉल जो रहता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास निकल के आता है। यानी कि कितनी हाइट से कप फॉल करता है उस रबर बेस के ऊपर? 1 सेंटीमीटर से या फिर 10 mm के आसपास हाइट से वो फॉल करता है। तो जब वो 10 mm से या फिर 1 सेंटीमीटर जब उसके ऊपर फॉल करेगा तो वहां पे इम्पैक्ट डेवलप होगा, इम्पैक्ट डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होगी, जिसकी वजह से सैंपल फ्लो करेगा, वो गैप ये 13 mm का जो गैप था वो फिल कर जाएगा। ये कहानी आपको बताई गई है, ठीक है, ये कहानी आपसे डिस्कस की है अभी जस्ट। ठीक, आई थिंक अभी सबको क्लियर है, अभी क्लियर है सबको? चलिए अब देखो जरा नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करें किसके बारे में? इस फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें। मैंने आपको बताया था फ्लो इंडेक्स एक बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है, फ्लो इंडेक्स एक बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है। फ्लो इंडेक्स का मतलब आप समझिएगा, आपको फ्लो इंडेक्स का मीनिंग आप वैल्यू तो बता दी है इसका, क्या होता है? स्लोप होता है, इट इज जस्ट स्लोप,
अब इसका सिग्निफिकेंस देखो कि फ्लो इंडेक्स का सिग्निफिकेंस निकल के क्या आता है। मुझे ये बताओ कि फ्लो इंडेक्स जो होता है, फ्लो इंडेक्स जो होता है एक तरह से स्लोप है। स्लोप है। स्लोप क्या बताता है? मैं एक जनरल बात आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी चीज का स्लोप आपको क्या बताता है? किसी भी चीज का स्लोप आपको क्या बताता है? स्लोप क्या होता है? dy बाई dx होता है ना। स्लोप होता है dy बाई dx, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद चेंज इन द अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल को चेंज करने पे, यही तो बताता है आपको स्लोप। एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल को चेंज करने पे, यही चीज आपको बताता है। कौन? स्लोप बताता है आपको। आईएफ क्या एक तरह से स्लोप ही तो है। आईएफ एक तरह से स्लोप है। एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल को चेंज करने पे, चीज का आइडिया मिलता है आपको स्लोप से। आईएफ है क्या? एक तरह से स्लोप ही है। तो ये भी आपको कुछ ना कुछ स्लोप की ही जानकारी देगा। ये भी आपको किसकी जानकारी देगा? ये भी आपको एक तरह से स्लोप की ही जानकारी देगा। इट विल ऑल्सो गिव मी द वैल्यू ऑफ द स्लोप। कैसे? इट विल ऑल्सो गिव मी द वैल्यू ऑफ द चेंज। ये भी मुझे चेंज की ही जानकारी देगा। समझो जैसे कैसे, लेट अस सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आईएफ क्या हुआ, आईएफ की वैल्यू बढ़ गई। मैंने आपसे जस्ट ये पॉइंट उठाया कि भाई आईएफ क्या हो गया? आईएफ बढ़ा। अब मुझे बताओ आईएफ कब बढ़ेगा? आईएफ कब बढ़ेगा? आईएफ कब बढ़ेगा? आप सिंपल फॉर्मूला देख के बताओ आईएफ कब बढ़ेगा। फॉर्मूला देख के बताओ, ये फॉर्मूला लिखा है, आईएफ बढ़ेगा कब? आईएफ बढ़ेगा कब? शेयर स्ट्रेंथ पे तो बाद में जाना है। आईएफ बढ़ेगा जब, कब? आईएफ कब बढ़ेगा? जिस समय नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे? कम होंगे। जिस समय नंबर ऑफ ब्लोज क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? यस। जिस समय पे नंबर ऑफ ब्लोज कम होगा उस समय पे आईएफ क्या करेगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ ब्लोज कम होगा, आईएफ क्या करेगा? बढ़ेगा। मुझे ये बताओ आईएफ बढ़ रहा है, आईएफ कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ ब्लो कम होगा। अगर नंबर ऑफ ब्लो कम हो रहा है, अगर नंबर ऑफ ब्लो कम हो रहा है, तो मुझे इसका मतलब ये बताओ, नंबर ऑफ ब्लो कम होने का मतलब क्या ये है कि 13 mm को गैप को फिल करने में, 13 mm के गैप को फिल करने में, 13 mm के गैप को फिल करने में आपको कम नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट हो रही है। आपको कम नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर आपको कम नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट हो रही है 13 mm के गैप को फिल करने में, तो मुझे ये बताओ क्या आपकी सॉइल, हम ये कह सकते हैं क्या कि आपकी सॉइल बहुत इजीली फ्लो कर रही है? कम नंबर ऑफ ब्लो की रिक्वायरमेंट होने का मतलब क्या है? कि आपकी सॉइल इजीली फ्लो कर रही है, यही तो मतलब है। कम नंबर ऑफ ब्लो की रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि आपकी सॉइल इजीली फ्लो कर रही है। अब मुझे ये बताओ अगर आपकी सॉइल इजीली फ्लो कर रही है, अगर आपकी सॉइल इजीली फ्लो कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम है? इसका क्या ये मतलब है कि आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम है? कि आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम है? भाई नंबर ऑफ ब्लो कम निकल कर आए, नंबर ऑफ ब्लो कम निकल कर आने का मतलब है कि आपकी सॉइल इजीली फ्लो कर रही है, इजीली फ्लो कर रही है। इजीली फ्लो करने का मतलब यह है कि सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ क्या है? सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ कम है। अगर मुझे बताओ सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ कम है, अगर सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है? शेयर स्ट्रेंथ कम होना मतलब लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं? ये कह सकते हैं ना। सो यही इसका सिग्निफिकेंस है। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि आईएफ बढ़ेगा, नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे? नंबर ऑफ ब्लोज कम होंगे। शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। शेयर स्ट्रेंथ कम होगा। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। सो या फिर आप ये बोल दो, इसका उल्टा बोल दो आप बिल्कुल कि आईएफ, अब मैं पूछूंगा आपसे, आप बताते चलना, आप अब से मैं पूछूंगा, आप बताते चलना। आईएफ कम है, आईएफ कम होने का मतलब क्या है? आईएफ कम कब होगा? आईएफ कम कब होगा? आईएफ कम कब होगा? आईएफ कम जब होगा जब नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा हो। आईएफ कम जब होगा जब नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा निकल कर आ रहे हो। नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा निकल कर आने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा निकल कर आने का मतलब कि 13 mm के गैप को फिल करने में ज्यादा ब्लो की रिक्वायरमेंट हो रही है। 13 mm के गैप को फिल करने में ज्यादा ब्लो की रिक्वायरमेंट हो रही है। आपकी सॉइल आसानी से फ्लो कर रही है, डिफिकल्टी हो रही है फ्लो करने में? सॉइल को फ्लो करने में आसानी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है? सॉइल को फ्लो करने में आसानी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है। सॉइल को फ्लो करने में क्या हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है। अगर सॉइल को फ्लो करने में डिफिकल्टी हो रही है तो मुझे ये बताओ शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है कम? शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है कम? शेयर स्ट्रेंथ हाई। शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी। शेयर स्ट्रेंथ अगर हाई है तो मुझे ये बताओ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है? लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है? लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है?
कम है, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है, कम है, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इज लेस, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इज लेस। सो ये आपके पास एक पॉइंट निकल कर आया कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है, लेस है, और यही इसका सिग्निफिकेंस है कि फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, कि किस रेट से आपके सॉइल सैंपल की शेयर स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, किस रेट से आपके सॉइल सैंपल की शेयर स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, इसी चीज को बताता है हमारा क्या, फ्लो इंडेक्स, इसी चीज को बताता है हमारा फ्लो इंडेक्स। आई थिंक ये सभी को पॉइंट क्लियर हो गया, अब जस्ट मुझे आप ये पॉइंट लिखो जरा, एक नोट लिखो करके, आईएफ के बारे में आप यहाँ पे जो लिखा है वो नोट कर लेना, बाद में एक नोट लिखो जरा करके। फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स लिखो, फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ, फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ shear strength, flow index represents rate of loss of shear strength on increasing the so क्या बता रहे हैं कि flow index represents rate of loss of shear strength on increasing the water content, on increasing the water content, on increasing the water content, on increasing the water content। ये डेफिनेशन हो गया सब, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ बाय ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? बोलो। ओके, सो ये सबको पॉइंट क्लियर है ना कि फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। किस रेट से आपकी सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है, इस चीज को बताता है आपको कौन? आईएफ बताता है। अब मुझे एक बात बताइएगा जरा, मैंने आपसे ये पूछा, लेट अस सपोज कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एट सेम, मैंने कोई दो सैंपल कंसिडर किए, मैंने कोई दो सॉइल के सैंपल कंसिडर करे और उन दोनों सॉइल के सैंपल में मैंने वाटर कंटेंट सेम बना रखा है। दोनों सॉइल के सैंपल में मैंने वाटर कंटेंट क्या बना रखा है? सेम बना रखा है। मैंने दो सैंपल कंसिडर किए, उन दोनों सैंपल्स में मैंने वाटर कंटेंट क्या बना रखा है? सेम बना रखा है। क्लियर है? सेम बना रखा है। लेट अस सपोज मैंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, मुझे दिखा आईएफ ऑफ ए जो है वो ज्यादा निकल कर आ रहा है किससे? आईएफ ऑफ बी से। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन रहा मेरा। सपोज करो मैंने दो सैंपल लिए ए एंड बी, उन सैंपल्स में मैंने ये ऑब्जर्वेशन करा कि मैंने वाटर कंटेंट तो सेम रखा दोनों में, लेकिन उसके बाद भी आईएफ ऑफ ए ज्यादा निकल कर आया आईएफ ऑफ बी के कंपैरिजन में। तो इन दोनों की शेयर स्ट्रेंथ से कमेंट करो, किसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी शेयर स्ट्रेंथ कम है? ए की ज्यादा है या बी की कम है, या बी की ज्यादा है या ए की कम है? बोलो जरा। बी की ज्यादा है, बी मोर। यस 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 यस। तो यही आपको जस्ट समझना था यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये यहाँ से समझ में आता है कि यस, इसका मतलब ये है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बी is more as compared to the shear strength of the A. Shear strength of B is more as compared to the shear strength of the A. Shear strength of B is more as compared to the shear strength of the A. आप इसको लिख भी सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे आपने कि भाई shear of B is more as compared to shear strength of A. ये चीज आपको यहाँ से समझ में आई है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी तरह का यहाँ पे? अब एक और मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा, मुझे बताना आप पहले तो यहाँ तक एक बार बता दीजिए जरा, कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो शेयर स्ट्रेंथ तो बी विल बी मोर एज कंपेयर टू शेयर स्ट्रेंथ होता है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है सब? चलिए एक लास्ट मुझे पॉइंट बताओ, जस्ट एक लास्ट पॉइंट बताइए। अब सपोज करो मैं एक काम कर रहा हूँ आपके साथ में, मैं एक काम करूंगा, मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे रबर बेस लिया हुआ था, वो जो
कप के नीचे जो बेस था वो क्या था, रबर का बेस था। वो किसका बेस था, रबर का बेस था। मुझे ये बताना आप लोग, मुझे ये बताओ, अगर मैं उस रबर के बेस को, अगर मैं उस रबर के बेस को, अगर मैं उस रबर के बेस को एक मेटल के बेस से रिप्लेस कर दूं, रबर का बेस था, मैंने क्या करा, रबर के बेस को मेटल के बेस से रिप्लेस कर दिया। रबर के बेस को मैंने मेटल के बेस से रिप्लेस कर दिया, तो मेटल के बेस से रिप्लेस करने के बाद में मुझे ये बताओ आईएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, आईएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने रबर बेस रिप्लेस कर दिया मेटल बेस से, मेटल बेस से रिप्लेस करने पे आईएफ पे क्या फर्क पड़ जाएगा। डिक्रीज होगा। बाकी और बताओ आईएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ रिड्यूस होंगे, नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, नंबर ऑफ ब्लोज रिड्यूस होंगे, इंक्रीज इंक्रीज, यस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीज, यस करेक्ट। नंबर ऑफ ब्लोज रिड्यूस, नंबर ऑफ ब्लोज रिड्यूस रिड्यूस। अब आपको पता है, सॉरी सर, यस, अगर नंबर ऑफ ब्लोज रिड्यूस होगा तो आप बाकी जानते ही हो। नंबर ऑफ ब्लोज रिड्यूस होने से नंबर ऑफ ब्लो रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ ब्लो रिड्यूस हो गया यानी कि कम नंबर ऑफ ब्लो पे आपका जो सैंपल है वो गैप क्या कर जाएगा, फिल कर जाएगा, गैप आपका फिल कर जाएगा। आईएफ क्या करेगा, बढ़ेगा, आईएफ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, आप जरा खुद से सोचना, मैंने क्या कहा कि आपने क्या करा, एक रबर बेस को मेटल बेस से रिप्लेस कर दिया। अगर आप एक रबर बेस को मेटल बेस से रिप्लेस करोगे, रबर बेस को मेटल बेस से जब आप रिप्लेस करोगे, तो मेटल बेस से रिप्लेस करने पे वो जो इम्पैक्ट होता था ना, 10 mm का जो इम्पैक्ट, 10 mm की हाइट से फॉल करने के बाद जो इम्पैक्ट होता था, वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा कम होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा कम होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा कम होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अगर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, अगर इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो उस ज्यादा इम्पैक्ट की वजह से, उस ज्यादा इम्पैक्ट की वजह से आपका जो सैंपल है, आपके जो सैंपल में 13 mm का गैप था, वो जल्दी भरेगा या लेट भरेगा। वो 13 mm का गैप जल्दी भरेगा लेट भरेगा, जल्दी भरेगा। वो 13 mm का गैप जल्दी भरेगा, 13 mm का गैप जल्दी भरेगा। कम नंबर ऑफ ब्लो चाहिए उसको फिल करने में, ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो चाहिए, कम नंबर ऑफ ब्लो चाहिए उसको फिल करने में, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए उसको फिल करने में, कम नंबर ऑफ ब्लो चाहिए। अगर उसको फिल करने में कम नंबर ऑफ ब्लो चाहिए तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ ब्लोज कम हो गए, अगर नंबर ऑफ ब्लो कम हो गए तो आईएफ बढ़ गया या कम हो गया, आईएफ बढ़ेगा या कम होगा, आईएफ इंक्रीज कर जाएगा। आईएफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आईएफ बढ़ेगा, यस। जस्ट यही पॉइंट आपको समझना था, यही पॉइंट आपको समझना था। आई थिंक ये सबको क्लियर है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। सो आपको मैंने एक आइडिया दिया जस्ट, कि अगर आप एक रबर बेस को रिप्लेस कर दो मेटल बेस से तो क्या फर्क पड़ता है। या फिर अगर आप सपोज करो, अगर आप सपोज करो रबर बेस की बजाय, आप सपोज करो कि रबर बेस की बजाय कोई और ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल ले लो, रबर बेस को रिप्लेस करके किसी सॉफ्ट मटेरियल को यूज कर लो, तो क्या फर्क पड़ेगा। रबर बेस को हटा के कोई सॉफ्ट मटेरियल ले लो, तब क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। आईएफ क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास में, सिंपल, यस डिक्रीज होगा। सेम में से सोचना है आपको, क्लियर है। चलिए क्या होगा, डिक्रीज होगा आईएफ, यस डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यस करेक्ट है। चलो, तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हो गई है। आईएफ के बारे में आपको बता दिया, आईएफ का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपने देख लिया है, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन कैसे करना है वो आपको बता दिया है। कल हम डिस्कस करेंगे, अब आज की क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, कल आगे डिस्कस करेंगे आपसे प्लास्टिक लिमिट की डिटरमिनेशन के बारे में। कल आपको मैं बताऊंगा कि श्रिंकेज लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कुछ एक दो और इंडेक्स होंगे आपके पास में, लाइक टफनेस इंडेक्स होगा आपके पास में, उसके बारे में देखेंगे। सेंसिटिविटी होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी तरह का तो पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी अपना कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। डायग्राम पेज की स्क्रीनशॉट चाहिए सर, डायग्राम पेज की स्क्रीनशॉट चाहिए, ओके। डायग्राम पेज की स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, ये लो डायग्राम पेज की स्क्रीनशॉट, डायग्राम पेज की स्क्रीनशॉट चाहिए तो कहाँ थी, कहाँ गई है, ये है, ये स्क्रीनशॉट है।
ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया। एक ये भी डायग्राम था, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आगे कल कंटिन्यू करते हैं।